नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं हिम्मत सिंह राठौड़, कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़। वो हिम्मत सिंह जिन्होंने एवरेस्ट चढ़ने की हिम्मत की और एवरेस्ट फतेह किया, साथ ही वो सीढ़ियां चढ़ने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। हिम्मत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत। क्या कहानी है आपकी, बताएं हमारे दर्शकों को। क्यों आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, क्यों पहाड़ चढ़ रहे हैं, क्या ठान रखा है आपने? एक फिजिकल फिट रहना एक सभी जो भी है युवा है आजकल के, हम देखते हैं कि ज़्यादातर सब मोबाइल में आजकल के जो बच्चे हैं 10 साल के 8 साल के बच्चे, और फिजिकली एक्टिविटी कम हो गई है। आपके टाइम पे, हमारे टाइम पे हम लोग घरों से बाहर निकलते थे, कुछ गेम्स करते थे, और वो सब कुछ आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आजकल सुविधा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एसी वगैरह भी ज़्यादा है, और हम चाहते हैं कि ठीक है ऐसी भी अच्छी बात, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर जाएँ। फिजिकली एक्टिविटी कम हो गई है। पहले हमारे से पहले भी काफ़ी लोगों के पास में मतलब फिजिकली वर्क ज़्यादा था, और अभी वर्क कम है, गाड़ियां हैं, आप कोई पैदल नहीं चल रहे हैं, तो एक फिजिकली एक्टिविटी होनी ज़रूरी है, एक बॉडी के लिए, अपना आप के लिए, और एक अपना आप को मजबूत बनाने के लिए। और तो ये सब ज़रूरी है कि इसलिए कि तो पहले आप सेना में थे, भारतीय कौन सी थल सेना में थे या? थल सेना में था। अच्छा। राजपूताना राइफल्स में रहा मैं। कितने साल रहे वहाँ? मैं 17 साल 3 महीने सर्विस की जी। ठीक है। और फिर फौज छोड़ के आप आगे सिविल में? सिविल में आए जी। ये सीढ़ियाँ चढ़ने वाला विचार कैसे आया? सीढ़ियाँ एक्चुअली मैं एक दिन मैं बैठा था तो यूट्यूब देख रहा था मैं, तो वो मैं बताया आपको फ़ोन वाली जो बीमारी है वो मुझे भी थोड़ी लग गई। मैं देख रहा था यूट्यूब में, तो उसमें वो एक आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा, तो मुझे लगा कि ये तो काम अपन भी कर सकते हैं आसानी से, क्यों ना इसका रिकॉर्ड तोड़ा जाए। हाँ। तो पहले मैंने छोटा रिकॉर्ड तोड़ा था, जो एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। क्या था वो? वो रिकॉर्ड 19 घंटे का था। तो 19 घंटे कंटिन्यू सीढ़ियाँ? हाँ, वो रिकॉर्ड भी तोड़ा हमने, और उसमें मैंने 86,000 सीढ़ियाँ चढ़ा उतरा मैं 19 घंटे 46 मिनट और 10 सेकंड में जी। वो 80,000 का था रिकॉर्ड, तो हमने 6,000 एक्स्ट्रा कर दी थी उसमें जी। वो चढ़ना उतरना। तो वो उसमें भी हमने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया, उसमें भी हमने रिकॉर्ड बनाए। फिर सोचा क्यों ना ये 17,000 वाले सीढ़ी वाला रिकॉर्ड तो तोड़ा जाए, तो ये रिकॉर्ड भी हमने तोड़ा। फिर दूसरा वाला क्या रिकॉर्ड था? 70,000 सीढ़ियों का रिकॉर्ड था 24 घंटे में, और हमने 23.5 घंटे में तो तोड़ दिया था रिकॉर्ड उनका जी। स्पेन के रोबर्टो लोपेज थे। उनका फोन नहीं आता कि यार हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, तोड़ करते हुए? अब देखिए, आज रिकॉर्ड बनते इसलिए टूटने के लिए जी। आता कोई तोड़ेगा। हाँ, तो मुझे खुशी होगी कि यार कोई तो आया कि किसी ने तोड़ा, लेकिन मेरा रिकॉर्ड तोड़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं ओवर 40 में रिकॉर्ड मैंने बनाया था। अच्छा। और ओवर 40 वाला मेरे को रिकॉर्ड। अच्छा, क्या एज हो गई आपकी? 41 साल। अच्छा, 40 क्रॉस कर चुके हैं। हाँ जी। तो मैं ये चाह रहा था क्योंकि ज़्यादा से वही रिकॉर्ड तोड़े, कोई बच्चा तोड़े तो अच्छी बात है, लेकिन वो रिकॉर्ड जब भी माना जाएगा जब कोई 40 साल का ऊपर का कोई तोड़ेगा तो माना जाएगा, लेकिन 20 साल का तोड़ता तो वो रिकॉर्ड मान्य भी नहीं है एक तरह से। जी जी जी। तो उसमें भी ये भी है कि साहब एक आदमी की फौजी, ये भी मैं दिखाना चाह रहा था कि साहब फौजी कभी बूढ़ा नहीं होता, फौजी कभी फौजी हमेशा जवान ही रहता है। जी जी। तो क्या आपका जो पैशन है ये, फिर एवरेस्ट का विचार कैसे आया? फिर मैं आपके पास आया था उस दिन, तो आपने गाइडेंस किया मुझे कि यार ऐसा कुछ करो कि अलग से करो। आप थे, श्रवण सिंह दासपा थे, जयपाल सिंह जी माडोता थे, आप बोला कि कुछ अलग से करो, ये चोटियां फतेह करो, जो 5-7 जो चोटियां है, तो इनको भी मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इनमें भी विचार बना लिया। उस दिन आपके सामने बैठे बैठे विचार बन गया, और फिर एक बार दिमाग में सोच लिया तो फिर वो करना ही है। तो दिक्कतें काफ़ी आई, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन ठीक है, सभी का सहयोग रहा। किस टाइप की दिक्कतें हैं? जानना चाहता हूँ। दिक्कतें बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडिंग की दिक्कत, खर्चा हो जाता है चढ़ के आने में। इस बार 38 से 40 लाख के बीच में था। ओह, ऐसा क्या करते हैं वहाँ? 13 लाख तो वहाँ पे इनकी फीस से बताते हैं। अच्छा, आप नेपाल वाले 13 लाख रुपए वहाँ चढ़ाने के लिए आपको एंट्री फीस देनी पड़ती जी। और फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के 6 लाख रुपए, ये बोलते हैं 6-7 लाख रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर के, जिसमें एक सिलेंडर में 4 किलो आती है। 4 किलो पूरी भी नहीं आती वो, 4 किलो मानते हैं, लेकिन 3.5 किलो आती है उसमें। लेकिन वो 4 किलो के हिसाब से बताते हैं कि 1 लाख का एक सिलेंडर होता है, तो 6-7 लाख सिलेंडर का हो गए। फिर वो शेरपा होता है, तो शेरपा के 8 लाख रुपए है। इसके अलावा वहाँ पे जो रहने का खर्चा बहुत महंगा है, एक टेंट का खर्चा 10-10 हज़ार रुपये का ही किराया है, तो आदि 50 दिन रहता है तो उसका 5 लाख रुपये किराया हो गया लगभग। फिर खाने का खर्चा बहुत महंगा होता, तो ऐसे करके 38 लाख रुपये। फिर किट 7 लाख का किट, कम से कम भी आप अच्छा से अच्छा किट खरीदेंगे तो 6 लाख का किट है, तो 6 लाख का किट हो गया।
ऐसे करके 38 लाख के, और इस बार तो और भी उनकी जो गवर्नमेंट है वो 2 लाख रुपए और भी बढ़ा रही है। अच्छा, तो इस बार एंट्री बढ़ा रही है। तो इस बार 41-42 लाख रुपए महंगा हो जाएगा एवरेस्ट। इस बार महंगा हो जाएगा। तो क्या अनुभव रहा आपका? अनुभव कुछ वहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, ना मुझे गर्मी लगती है ना मुझे ठंड लगती है। मैं गर्मी में भी वैसे ही रहता हूँ सेम, और ज़्यादातर मैं ट्रक सूट पहन के रहता हूँ जून के महीने में भी। और वहाँ पे भी मुझे गर्मी नहीं लगी थी। इंस्ट्रूमेंट इतने महंगे भी नहीं थे अपने पास में, जो जूते थे वो भी इतने महंगे नहीं थे। और जो अंग्रेज आते हैं वहाँ पे वो 5-5 लाख के जूते लेके आते हैं, अपने पास तो जो नॉर्मल जूते होते हैं वहाँ के जो वही पहनते हैं पढ़ने। और अपने जो हाथों के ग्लव्स थे वो भी नॉर्मली थे, कोई इतने महंगे नहीं थे। जो अंग्रेज हम देख रहा था वहाँ पे विदेशी लोग आते हैं, वो चार्जिंग वाले लेके आते हैं जूते। उनको जूते भी चार्जिंग वाले होते हैं उनके, और एक ग्लव्स होते हैं ये भी चार्जिंग वाले, गर्म रहता है। हाँ, तो वो मतलब बड़े 15-15 लाख का किट होता है उनका, 20-20 लाख का किट लेके आते हैं। तो उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, बहुत स्पॉन्सर भी करते हैं उनको लोग, और पैसा भी होता है उनके पास। आपको किया किसी ने स्पॉन्सर? मुझे जयपाल सिंह जी ने किया, और काफ़ी भाई लोगों ने सपोर्ट किया, समाज के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। किसी ने 1 लाख दिए, भाटी ग्रुप ने 2.5 लाख भी दिए, जैसे महिपाल सिंह जी ने भी 1 लाख भी दिए मुझे। काफ़ी लोगों ने मिलके, और गिरी बनाए उन्होंने भी 1 लाख दिए। जेब से लग गए कुछ पैसे या हो गए? 13.5 लाख रुपए जेब से लगे। क्या बात है जी। अच्छा, नेता वेता आपको ऐसे बुला के फोटो खिंचवाते हैं एवरेस्ट पर, जैसे ये लोग आपको कोई सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं कि आपको ऐसा कोई चांस देते हैं कि आप यूथ को इंस्पायर कर सको, जो काम आप मन से सोच रहे हो? देखिए, करना चाहिए इनको, है ना। और इन्होंने किसी ने मैं गया था सभी के पास तिरंगा लेके, लेकिन उस तिरंगे की वैल्यू सैल्यूट किया उस तिरंगे तक की ही एक उसकी वैल्यू होती है ना। बस एक दिखावे की तरह तिरंगे की वैल्यू होती है, बाकी कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। और करना चाहिए इनको सपोर्ट। भाई आप नहीं कर सकते हो तो बहुत सारी कंपनियां इनके जानकार होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां जिनकी जानकार होती हैं। हाँ, मतलब आपको यूथ को इंस्पायर करने का एक अच्छा। हाँ। तो अपन लौटते हैं वापस। एवरेस्ट जब चढ़ रहे थे तो आपकी एक पोस्ट देखी थी कि आपके कोई साथी थे जयपुर के, वो लौट नहीं पाए वापस। जी। राकेश विश्नोई नाम था उनका, और मैंने उनके लिए डिमांड भी खड़ी की थी, बताया था मैंने उनको कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 8 करोड़ हमारी संख्या है राजस्थान की, और 8 करोड़ में से वो गए हैं, कितनी बड़ी हिम्मत है उनकी। और जब बंदा वहाँ पहुँचा है, और इतना मजबूत बंदा है, उसने 3 से 4 चोटियाँ पहले फतेह की है उन्होंने, इतने मजबूत थे। किसी कारणवश उनकी डेथ हुई है, ऑक्सीजन खत्म हुई है उनकी वहाँ पे, और ऑक्सीजन से उनकी डेथ हुई है वहाँ पे। तो मैंने सरकार को भी, इनके मंत्रियों जी को भी बताया कि इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, इतना बड़ा काम किया है इन्होंने। और ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब वहाँ जाने के बाद मुझे पता लगा साहब कि सोचना ही बड़ी बात है एवरेस्ट के लिए। उन्होंने सोचा है, वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए भी मैंने आवाज़ उठाई थी। और जब मैं हम कैंप 3 से कैंप 4 जा रहे थे, तो 8 घंटे वो मेरे साथ थे। तो मुझे बार बार ये बोल रहे थे कि तिरंगा आपको फहराना है, आपको फर्स्ट ले जाना है। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, मेरे साथ थे वो, हम हंसी मजाक करते जा रहे थे। और मुझे बता रहा था कि आपके बारे में मैंने काफ़ी सुना है, काफ़ी चर्चा सुनी है आपके लिए, और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो मेरी काफ़ी उनसे बातें हुई, और 8 घंटे तक हम एक साथ थे। और फिर जब हम कैंप 4 में पहुंचे तो तूफानी हवा चल रही थी, भयंकर वाली, बहुत ज़्यादा तूफानी हवा थी। तो हमने छोटे छोटे टेंट होते हैं, हम उसमें घुस गए, और हमने वेट किया कि तूफान हटे। हाँ, ये तूफान हटे और हम ऊपर की तरफ जाए। जी। तो वो टच करके आते वक्त उनकी डेथ हुई, या वो लोस से टच किया उन्होंने? एक एवरेस्ट के सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम लोस है, वो 8,500 मीटर पे है। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले मैं लोस से टच करके आता हूँ, उसके बाद एवरेस्ट चढ़ूंगा। तो मैंने उनको बोला भी दोनों एक साथ मत करो, आप पहले एक कर लो, उसके बाद में फिर नीचे जाओ, आराम से ऑक्सीजन लो, उसके बाद फिर आप दोबारा आना। तो बोले नहीं दादा, मैं तो दोनों यहीं से करूँगा। और वही एक तरह से घातक हुआ कि एक तो कैंप नंबर जो 4 है वो 8,000 हाइट पे है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है वहाँ पे, ऑक्सीजन रहती है 24 घंटे। तो आप 2 या 3 दिन भी रुक गए तो आपके चांस होते हैं कि आपके फेफड़े, लंग्स आपके कमज़ोर हो जाएंगे, आपका हार्ट कमज़ोर हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट कमज़ोर हो जाएगी। और आपकी जब हार्ट बीट कमज़ोर हो जाएगी तो आपको, जब वो फतेह करके आ रहे थे 8,500 को, तो आते वक्त रास्ते में कैंप 4 पे उनकी डेथ हुई है। ऑक्सीजन नहीं थी उनके पास में, और ये एक ही मेन कारण था, ऑक्सीजन नहीं थी उनके पास, खत्म हो चुकी थी, और कुछ कमजोरी भी आ गई थी। खाना पीना सर वहाँ पे होता नहीं, चॉकलेट वगैरह और बिस्किट्स खा लो, आप चॉकलेट ले जाओ, यही होता है, पैकेट का खाना होता है, इसके अलावा ऊपर होता नहीं, जो बर्फ़ का पानी बना के पीना पड़ता है। और आपके पास में ऐसा कोई एनर्जी ड्रिंक वहाँ पे होती नहीं है, जैसे आप पेप्सी वगैरह भी, लेकिन वो कितनी आप कैरी करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे।
तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आप कितना वजन उठाएंगे। आपके जूते 2.5 किलो के हैं जी, एक जूता 2.5 किलो का और आपका, तो आप और वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे में वो सब बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो बिश्नोई जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं जी और उनके जज्बे को सलाम करते हैं, साथ ही आपको भी, आपके जज्बे को भी सलाम। बड़ी दिक्कत ये आती है कि सरकारें जो है वो इस दिशा में नहीं सोचती कि हम लोग यूथ को इंस्पायर करने के लिए कुछ आइकन रियल में खड़े करें, वास्तविक आइकन्स खड़े करें। बाकी आप जो ये पद देते हो, युवा बोर्ड और ये वो, तो एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट टाइप सा नजर आता है, और ये बोर्ड वगैरह में जो बनते हैं ये ज्यादातर युवाओं को इंस्पायर भी नहीं करते, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है। लाल बत्ती लेके आ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, फोटो पे माला चढ़ा रहे हैं, फीते काट रहे हैं, वहीं तक चीजें सीमित रह जाती। तो बड़ी चीज ये है कि आप जैसे लोग जो कि गिनीज बुक में आ रहे हैं और एवरेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए, और इंस्पायर करने के लिए आप लोग बड़ी एक पर्सनालिटी हो सकते हो। एक सवाल ये है कि अगला जो आपका स्टेप है, अब आगे क्या सोचा है आपने? जैसे आपके पास बैठे तो आप और कोई राय देंगे तो और को भी कर लेंगे। तो मैं सोचता कम हूँ, दिमाग सोचेंगे तो ये खिलाड़ी के लिए सोचना भी, तभी आपके बाल ज्यादा है सिर में, मैं सोचता रहता हूँ। तो मैं सोचता कम हूँ, करता हूँ। जैसे आपने मुझे उस दिन बताया तो मेरे दिमाग में बैठ गया वो, तो एवरेस्ट वाला बैठा दिमाग में और हमने कर दिया। और अगली बार आप और बोलोगे यहाँ से पैदल दौड़ के जाना एवरेस्ट, तो वो उतरे जाएंगे हम। तो वो वाला कर देंगे। और उसमें थोड़ा ये चाहते हैं भी कि देखिए 30-40 लाख रुपए एक आम इंसान खर्च नहीं कर पाता। कंपनियां यदि उसको सपोर्ट करे या कोई नेता उनको सपोर्ट करे तो अच्छा, एक अच्छा संदेश दें हम, कि एक युवाओं के लिए अच्छा संदेश दें। और एक संदेश मिलना चाहिए युवाओं को, जो आज के युवा हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, सूखे नशे की तरफ। पहले मैंने काफ़ी बार बताया मीडिया में भी कि भाई हम जब थे कभी दारू पी लेते तो घर वालों को बदबू आ जाती थी, वो मारते पीटते थे। आजकल सूखा नशा करके आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, पता नहीं चलता। और सभी के रूम अलग अलग हो गए। पहले तो 1-2 रूम होते थे, ज़्यादा बड़ा मकान होता नहीं था। हाँ, तो वो एक डर और एक चिंता रहती थी। तो ये चीज़ें हैं कि आप किस तरह आप बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे आपके क्या कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग नहीं ध्यान दे रहे कि हमारा बच्चा खेल रहा है या क्या कर रहा है। तो मोबाइल देख रहा है बच्चा काफ़ी 8 घंटे 10 घंटे 5 घंटे मोबाइल देख रहा है, तो उसका दिमाग तो वैसे हैंग होगा। हम चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में जाए। 14 साल के बच्चे घर में हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको बाहर निकालें, कम से कम हम खुद लेके जाएं उनको, पार्क में लेके जाएं। ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है तो पार्क में ले जाएं उनको, शाम सुबह वो वॉक कराएं उनको, थोड़ा सा भाई फिजिकली एक्टिव भी कराएं उनको, किसी भी तरह की फिजिकली एक्टिव कराएं हम। तो ये चीज़ें हैं, बड़ी बात है हिम्मत सिंह जी। तो बच्चों को जिस तरह से करना चाहिए, साथ ही यूथ तो आजकल बस एसी की हवा और बाइक्स, थार गाड़ियाँ, नहीं अच्छी बात है, गाड़ियाँ है, गाड़ियों के साथ आप गाड़ी लेके जाइए ग्राउंड तक, और ग्राउंड में पैदल चलिए। हाँ, ग्राउंड में पैदल चलिए आराम से, कम से कम 10 किलोमीटर तो सुबह मैं चाहता हूँ कि हर इंसान 10 किलोमीटर चले दिन में। हमारा तो महीने भर में हो पाता है 10 किलोमीटर। नहीं हो जाएगा। अभी आपके पैर में चोट है तो आपकी जैसे कि तो हो जाएगा इसमें। और कम से कम 10 किलोमीटर चले, हर युवा चले, जी। मातृशक्ति चले, कम से कम 10 किलोमीटर चले। तो दवाइयों की अभी मुझे कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी खराब हो चुकी है और इसमें ब्लॉकेज आ चुके हैं। तो मैंने बोला ये आपकी जो मशीन है खराब है डॉक्टर साहब। तो बोला नहीं, ये आपकी पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, आप देखिए, बस बीमारी का नाम भी बताऊंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है और आप ये नहीं कर सकते। तो मैंने कहा साहब इसको कल ही खत्म कर देंगे इस बीमारी को। तो मैं ग्राउंड में गया अगले दिन और मैंने फंड रूल निकाले, और तो बोला रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक थी मेरी, और मैं आराम से चढ़ा हूँ वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। और उस बीमारी के होने के बाद में आदमी चल भी नहीं सकता, डॉक्टर साहब का मानना होता है। उसका अभी जो नाम है वो भी बताता हूँ मैं, वो याद नहीं आ रहा मुझे। और तो 2 साल पहले बताया डॉक्टर साहब ने कि आपकी बीमारी हो रही है और जो रीढ़ की हड्डी में। उसके बाद आपने ये जी कर लिया। 14 साल का था तब मेरे दोनों फेफड़ों में पानी भर गया था, तो फेफड़े खराब ही थे मेरे, 60% फेफड़े खराब हो चुके थे। अपने आप को फिट बनाया मैंने। और कुछ लोग बोलते हैं कि दारू पीने से फेफड़े खराब हो जाते हैं या दारू पीने से फेफड़े में पानी भरता है। तो 14 वर्ष की उम्र में तो कोई दारू पीता भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो उस टाइम खैर वो एक अलग विषय है, शराब निश्चित तौर पे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी। और उसका किसी भी तौर पे प्रचार और भी हानिकारक है। प्रचार हानिकारक जी। तो एवरेस्ट वाला मेरा एक पार्ट थोड़ा क्यूरोसिटी है कि एवरेस्ट पे चढ़ते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए आपको? फिजिकल, एक पैसे का भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और
तीसरी चीज, वहां का माहौल कैसा होता है? उस माहौल में अपने आप को ढालने के लिए कैसे ध्यान रखें? सर सबसे पहले आप उस माहौल में, जैसे आपने बताया कि माहौल की, तो आपको कम से कम भी जैसे कि हाइट है तो 1500 हाइट से हम चलना शुरू करते हैं, तो 5000 हाइट तक हमें पैदल चलना पड़ता है, 10 दिन लगते हैं उसमें चलने में। तो अपने आप को उस मौसम में ढालने के लिए अपने आप को पैदल चल के आज आप रुके 3000 हाइट पे, फिर एक नाइट आपने 4000 हाइट पे गुजारी, फिर आप 4500 हाइट पे आपने एक नाइट गुजारी। तो अपने आप को मौसम के अनुकूल आपने फिट किया चल के, और हम वहाँ 5000 तक वहाँ पहुँच गए। उसके बाद एक आर्मी में बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है, स्कूलों में भी बहुत अच्छी चीज सिखाई जाती है, डिसिप्लिन, अनुशासन। जिसमें डिसिप्लिन है तो वो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और वहाँ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है माउंटेनिंग में। यदि माउंटेनिंग में आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है तो ना तो आपको मौसम मार सकता है वहाँ पे, ना आपको वहाँ की ऑक्सीजन मार सकती है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। यदि आपने बिल्कुल ध्यान दिया और डिसिप्लिन रहे, आप फौजी की तरह वहाँ पे रहे, ट्यूट किया आपने, यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे गलत जगह नहीं जाना है, मुझे इधर से इधर नहीं जाना है, तो आपको ना तो आपका करवास में फंस सकते हैं आप, और हो सकता है कि 1-2% चांस होते हैं कि कोई अवलांच आ जाए, उसमें फंस जाए, वो अलग बात है, तूफान आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको लग रहा है कि मैं कैंप नंबर 1 से आज मुझे नहीं जाना चाहिए, तो आपको वहीं रुकना चाहिए। फिर आपको अपने आप में जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ में, डिसिप्लिन के तौर पे अपने को रहना चाहिए। डिसिप्लिन और अपने इंस्टिंक्ट, जी। ये केवल एवरेस्ट चढ़ने में, मेरी जिंदगी की चढ़ाई में भी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में भी अगर आप अनडिसिप्लिन्ड हैं तो फिर चीजें ठीक दिशा में नहीं जाती। तो हिम्मत सिंह जी बड़े हिम्मत वाले आदमी और हिम्मत भरे काम भी कर रहे हैं लगातार। इनको धन्यवाद, बधाइयां तो सभी दे रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार के जो नेता हैं वो कुछ जागें और इनको एक यूथ रोल मॉडल की ओर स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आज हमें आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।